नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अड्डा पर। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम आपको पढ़ाएंगे क्या। हमारा जो यूपी टेट, सी टेट, केवीएस और सुपर टेट की जो वैकेंसी आने वाली है, जहां पर पूरा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, इसलिए हम उस चीज़ को देखते हुए आपको पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक कवर कराएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, हमारी अतीत। ये क्लास 6 का पहला चैप्टर है। कब, एक मिनट, क्या, क्या, कब, कहाँ, कैसे। इसमें देखिए एक लड़की है रशीदा। ये रशीदा जो है, ये न्यूज़पेपर पढ़ती है, फिर वो पूछती है कि जो पहले के लोग थे वो किस तरीके से अपनी आजीविकाओं को पूरा करते होंगे, वो कैसे रहते होंगे। इस चीज़ पर वो गर्व करती है, मतलब विचार करती है, ठीक है, गौर करती है। तो हम देख लेंगे इस चैप्टर में, उसी के बारे में बताया गया है कि हमारे जो पहले के लोग थे वे किस तरीके से जीवन को जीते थे। ठीक है, तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। कैसे पता लगाएं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने इसको क्रॉस करके आगे कर दिया। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने क्रॉस करके आगे कर दिया। देखिए हम वही आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है, लोग कहाँ रहते थे। देखिए आपका क्वेश्चन बनेगा कि पहले के लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी का पता लगाओ। किसमें? मैप में नर्मदा नदी का पता लगाओ, ये पूछ रहा है। ठीक है, कई कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। क्या थे? संग्राहक। अब संग्राहक का मतलब क्या होता है? संग्राहक का मतलब होता है कि जो चीज़ों को एकत्र करके रखना, जिससे उनकी जीविकाओं को पूरा हो सके। अब आज जैसी सुविधाएं पहले तो नहीं थी, वे पेड़ पौधों पर आश्रित थे, जंतुओं पर आश्रित थे, तो वे संग्रह करके रखते थे। ठीक है, जैसे देखिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट और शिकार करते थे। देखिए आपका मतलब निकल के आ रहा है, शिकार और आखेट दोनों एक ही चीज़ है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि आखेटक कौन थे, वे क्या करते थे। अब आखेटक, आखेटक का मतलब तभी आपको पता रहेगा जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो इसलिए आप जान जाइए कि एनसीईआरटी को पढ़ना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हालांकि बुक बहुत सारी अवेलेबल है एग्ज़ाम के लिए। आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आपको ल्यूसेंट मिल जाएगा, है ना, आदित्य पब्लिकेशन का मिल जाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे बिंदु हैं जहाँ से हमारे एग्ज़ाम रुकते हैं, उस चीज़ को हमें मद्देनज़र रख के करना है। ठीक है, और इसीलिए मैं आपके लिए ये सीरीज चला रही हूँ। और विशेष तौर से ध्यान दें, वैकेंसी तो बहुत शोर हो रहा है, अब आएगी अब आएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 2022 के अंत तक एग्ज़ाम होना है। और आप मान के चलिए ये एग्ज़ाम आपके लिए लास्ट और फर्स्ट रहेगा, इसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। चलिए इस मुद्दे में बात करेंगे, आगे देख लेते हैं। तो हमने पहला क्या पढ़ लिया कि लोग कहाँ पर रहते थे। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। मैप में आ जाएगा कि किरधर पहाड़ियाँ और सुलेमान पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, भारत के मैप पे। तो हम क्या कहेंगे, भारत के मैप में उत्तर पश्चिम एरिया में सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो पहले के मानव थे, जो आदि मानव थे, वे सबसे पहले सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों पर ही, उसके आसपास के इलाकों पर ही गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। हमारा दो क्वेश्चन बन गया, सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ भारत के मैप पर कहाँ स्थित हैं, और सबसे पहले मनुष्यों ने किस फसल के उत्पादन की, किसकी की? गेहूं और जौ जैसे फसलों का उपजना आरंभ किया। कहाँ पर? आपका किरधर और सुलेमान पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, ये लोग गांवों में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांवों में। और पहला पालतू पालतू जानवर कौन था? पहला पालतू जानवर हमारा कुत्ता था। ठीक है, आ गया समझ में आपको? अब यहाँ पे कुछ पढ़ने लायक नहीं है, तो हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बिंदु है कि उत्तर पश्चिम में हमारा सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ थी, और उत्तर पश्चिम में सुलेमान किरधर, और उत्तर पूर्व में गारो, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है, पूरा इसमें मैप बना बना कर दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये है ना। अब यहाँ पर देखते हैं
क्या है ये, मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने के लिए कहा गया है। ठीक है, हम ये नहीं बताएंगे कि हमें कैसे पता लगाना है, हम सीधा सीधा बताएंगे कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी। अब देखिए आपका पर्वत, पठार, नदियाँ, है ना, ये सब हमारा सुपर टेट में भी है, केवीएस में भी है। देखिए किस तरीके से एनसीईआरटी में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। किसके किनारे, इन्हीं नदियों के। अब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये देखेंगे। देखिए फले फूले, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे व समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पे तो आ गया 2500 वर्ष पूर्व, लेकिन आज से 2500 वर्ष पूर्व ये क्वेश्चन बन रहा है ना, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे एग्जाम में, पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, अगर आ भी जाएँ तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, एक 2500 और एक 4700 वर्ष पूर्व एनसीईआरटी में है। गंगा तथा इनकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। देखो गंगा की सहायक नदी क्या हो गई, सोन क्या है, सोन क्या है, गंगा की सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, मतलब कि जो आज वर्तमान में जो बिहार है ना, ये क्या था, ये प्राचीन काल में मगध था। और कहाँ पर स्थित है ये, गंगा और उनकी सहायक नदी सोन नदी पर, ये गंगा और सोन नदी पर ये बसा हुआ है बिहार शहर हमारा। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बिंदु निकल के आता है कि गंगा की सहायक नदी क्या है, सोन है। मगध कहाँ पर स्थित है हमारा, सोन नदी और गंगा नदी पर। ठीक है, मतलब वर्तमान में बिहार क्या है, प्राचीन का मगध। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन के आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है ये इंपॉर्टेंट बिंदु। देखिए दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। क्या, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ना, कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को कहाँ पर है ये, दक्षिण एशिया में है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता एवं बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो उपमहाद्वीप क्या है हमारा, दक्षिण एशिया है। कौन कौन से शहर इसमें हैं, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, पड़ोसी देश, ये सब कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। देखिए क्वेश्चन निकलता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे क्यों। प्रायः लोग गांवों से दिल्ली आ रहे हैं, महाराष्ट्र आ रहे हैं, क्यों, कमाने के लिए तो आ रहे हैं, अपने जीवन यापन के लिए तो आ रहा है। तो यही चीज़ पहले भी था, लेकिन इतना डेवलप नहीं था जो आज है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पर आपका बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु बनता है जो यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है और प्रायः आता है। इंडिया का उत्पादन, मतलब इंडिया की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने इंडिया को भारत कहा, किसने भारत को हिंदुस्तान कहा, ये सब यहाँ पर पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। एक काम करिएगा, आप नोट्स में ज़रूर बनाइएगा क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सफलता के लिए। ठीक है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कैसे निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। मतलब कि जो सिंधु सभ्यता थी ना,
वही क्या, उसी के बारे में बताया गया है कि इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश और इंदोश, मतलब कि जो ईरानी और यूनानी थे वही लोग सिंधु को हिंदोश और इंदोश नाम दिया, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम चल गया इंडिया क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब कि सिंधु को ही यूरानियों और यूनानियों ने क्या कहा, हिंदोस कहा। ठीक है, इसके आसपास के लोग क्या कहा, हिंदोस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया, ये क्या है, पहले ये देखिए ये क्या है जानते हैं, ये हमारी पांडुलिपि है। किससे बनती थी, ये भुर्ज के पत्तों में बनती थी, भुर्ज के पत्तों में बनती थी। किस तरीके से लिखी है, ये देखिए लिखा है यहाँ पर पूरा। और प्रायः तो ये नष्ट कर दिए गए और इसे जीव जंतुओं ने खा लिया। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में, क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की नज़र से, क्योंकि एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी। ठीक है, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती थी। मतलब पांडुलिपि क्या है, जो हाथ से लिखी जाती थी पुस्तकें। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला क्या शब्द है, मेन्यू स्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन के मेन्यू, मतलब मेन्यू का अर्थ है हाथ से निकला। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पौधों की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, ठीक है, आपको ये इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पर देखिए आपका अभिलेख है, इस तरीके से है पूरा, दिख रहा है आपका, देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे हम पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे उसके विषय में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पहला चैप्टर था, अभी ये पूरा ख़त्म तो नहीं हुआ है, इसका मैं आगे और पढ़ाऊँगी। तो